अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुर्दाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें एक बार फिर इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है इश्तियाक अली बहकरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। माय प्लेजर दुर्दाना, थैंक यू। इश्तियाक साहब, मुझे याद है आज से कोई 5-6 महीने पहले आपसे जब आपके साथ एक शो किया तो आपने कहा था कि दुर्दाना, ये जो इसराइल और हमास की जंग है इसमें जितनी भी टॉप लीडरशिप है, आपने हमास का भी कहा था और हिजबुल्लाह का भी कहा था, आपने कहा था इनको ये एलिमिनेट कर देंगे मुकम्मल तौर पर। उस वक्त उनका टारगेट था वो लोअर जो लीडरशिप है उसको टारगेट किया हुआ था इसराइल ने। उस वक्त उनका हो रहा था, उन पर अटैक हो रहा था। लेकिन आपने फिर बड़ा कहा था, उन्होंने कहा था कि ये टर्न लेगी ये पूरी जंग और ईरान इसके अंदर दाखिल कर किया जाएगा, ईरान को कंपेल किया जाएगा कि ईरान इसमें दाखिल हो। और वो किस तरह से होगा आपने ये भी बताया था कि उनकी टॉप लीडरशिप को अटैक किया जाएगा। तो आपने मतलब ज़ाहिर है उस वक़्त मुझे भी थोड़ा लगा था कि शायद इस तरह नहीं होगा, क्योंकि हमें एक एक गुमान था कि शायद जो टॉप लीडरशिप है हमास की और हिजबुल्लाह की, वो शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने इतनी ज़्यादा गुरिल्ला वॉरफेयर किया है कि शायद वो इनके हाथ नहीं लगेंगे। तो थोड़ा-सा इश्तियाक साहब आप बताएँ कि मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि अब फ्यूचर क्या है? क्योंकि अमेरिका ने भी कहा था कि अब चूँकि आपका एक मतलब अब जो लेटेस्ट जो हुआ है उसके बाद जिस बदला ले लिया है आपने, तो यू शुड मतलब इस जंग को ख़त्म करें। लेकिन इज़राइल तो क्या तो लैंडस्केप, वो कह रहे हैं कि नया लैंडस्केप हम बना रहे हैं। तो जी व्हाट जी, इज़ दैट लैंडस्केप? थोड़ा-सा उस पे बताएँ। थैंक यू दुर्दाना, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द काइंड वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई नॉम चॉम्स्की या एंथनी ब्लिंकन से बात करके आया था। तो मेरा असेसमेंट उसमें यही था कि मिडल ईस्ट के हवाले से कि इसराइल इज मूविंग टुवर्ड्स एब्सोल्यूट हेजेमनी, और ये काफी हुँ, एविडेंट था। और ये अक्टूबर 7 का जो हमास का जो अटैक था, तो अब तो जाहिर है कि पूरी जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी दो ओपिनियंस में स्प्लिट है। लेकिन मुझे ये कहने में कोई मुबालगा आ रही मैं नहीं महसूस करूंगा कि इट वाज अ मिस एडवेंचर ऑन पार्ट ऑफ हमास, क्योंकि व्हेन यू डोंट हुँ, हैव द कैपेसिटी टू एंगेज अ फुल फ्लेज फॉर्मल फोर्स इन अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर, you should have desisted from doing that. Having said that, this responsibility, this onus should have been on the Muslim states, who are state centric and who could take on Israel diplomatically also and militarily also. But they are not doing that. लेकिन हमास का जो था उसमें पिछले एक साल में आपने देखा, जो पूरी टाइमलाइन अगर आप देखें, तो इसराइल seized it as an opportunity to destroy Gaza, to invade Gaza, to further its encroachment on West Bank, and just capitulate the entire Palestinian question. The equation, आज जो equation है वो ये है कि now there is no talk of a two-state solution, no recognition of a Palestinian state, और इसमें कंप्लीट हेजिमनी की तरफ जा रहे हैं। और जो सेटबैक उसमें जो है वो ईरान को हुआ है इस वक्त। और हालांकि लोग यूलोगाइज करते हैं, लोग कहते हैं कि ईरान प्लेड अ डेयर डेविल रोल, लेकिन दैट इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। लेकिन जो ट्रुथ है वो ये है कि ईरान इज लिटरली फिक्स्ड विद इन इट्स स्टेट सेंट्रिक पैरामीटर्स, और वो इस वक्त कोई ऐसा एडवेंचर ना ले सकता है और ना वो रिस्क मोल लेगा कि इसराइल को स्टेट सेंट्रिकली इंगेज करे। ये जो उसके जो फ्लाइंग ऑफ ड्रोन्स थे और ये जो दो अटैक्स उन्होंने किए, एक तो पहली दफा भी उन्होंने उन पर फुलझड़ियां मारी, और उसके बाद भी जो है ना उन्होंने जो ड्रोन भेजे जिसमें कोई कोलेट्रल, कोई लिटरल डैमेज ऐसा नहीं हुआ। कोई ऐसा नहीं हुआ कि सब्सटेंशियल को डैमेज हो, डैमेज होता रहता है लेकिन सब्सटेंशियल डैमेज इसराइल को नहीं हुआ। तो उसमें उसके बाद इसराइल ने इट वाज जस्ट कॉल इट क्विट्स वाली इक्वेशन आ गई कि आपने एक दफा मारा, हमने एक दफा मारा, नाउ इट्स ऑल ओवर। और उसके बाद ईरान ने खुद यूनाइटेड नेशन में जाके कह दिया था कि अब अगर आगे आप जाएंगे तो देन इट विल बी अ वॉर लाइक स्केनारियो। तो आई थिंक डिप्लोमेटिकली इट वाज अ ड्रॉ डाउन बिटवीन बोथ द स्टेट्स। लेकिन इसराइल की हेजिमनी जो है वो स्टैब्लिश होती जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने बूबी ट्रैप अटैक्स किए, उसके बाद उन्होंने हमास की लीडरशिप को पहले मारा तेहरान के अंदर, दैट वाज अ डेयर डेविल अटैक। इट वाज एन एम्बैरेसमेंट ऑफ सॉर्ट्स फॉर द इस्लामिक रिपब्लिक कि उनके घर के अंदर उन्होंने हमास चीफ को मारा एंड दे कुडंट डू एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। देखिए जो ड्रम बीटर्स होते हैं जो ईरान को एट द पल्पिट ले जाके उनके उनकी बहादुरी के तराने गाते हैं, दैट इज ऑलवेज वन साइड ऑफ द स्टोरी। लेकिन द फैक्चुअल स्टोरी एज फॉर एज रियल पॉलिटिक्स इज कंसर्न, ईरान इज ऑन द डिफेंसिव साइड।
और वो कुछ नहीं कर सका। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को उन्होंने इंसर्कल किया। पहले बूबी ट्रैप अटैक्स में उनकी सेकेंड टियर लीडरशिप को उन्होंने टारगेट किया। उसके बाद द कन्विंसिंग वे द डिस्ट्रॉयड द हेडक्वार्टर्स ऑफ हिजबुल्लाह, जिसमें सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत हुई, वो इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इजराइल इज ऑन अ विनिंग स्ट्रीक. It has always been on the winning streak except 2 times when Hezbollah pushed it back in 1982 and again in 2004 to 2006. तो वो उसने अपने आप को रिवाइव किया है. सीरिया इज ऑन द डिफेंसिव, ईरान इज ऑन द डिफेंसिव. उसके बाद जो कुछ ईरान सिंपैथी में रह गया वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं. तो आई सी हेजेमनी ऑफ इजराइल बीइंग कंसोलिडेटेड इन द रीजन and there is no room left for the Muslim world other than either to embrace Israel or to go for an all-out something very holocaustic sort of. लेकिन इश्तियाक साहब, बात ये है कि आपने जो नैरेटिव बताया है या जो आपने बात की है, आर्ग्यूमेंट दिया है, ये तो एमिनेंट इसलिए भी है, इनएविटेबल इसलिए भी था क्योंकि देखें उनको उनकी किसकी पुश्त बनाई है? अमेरिका की उनको पुश्त बनाई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पुश्त बनाई है, उसके बाद पूरे वेस्ट की पुश्त बनाई है. फिर जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने जो अपना सर्वेलेंस का वन और मॉनिटरिंग का टू और तीसरा अपनी जो प्रोटेक्शन का, डिफेंस का जो पूरा मैकेनिज्म बनाया, उसको पेनिट्रेट करना ही बजाते खुद मुश्किल है. ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं, या मेरा एक आपसे सवाल है कि ऐसे में कोई भी मुल्क जो चाहे वो ईरान हो या यमन हो या सीरिया हो या इवन सऊदी अरेबिया हो, क्या वो रिस्क ले सकता है इजराइल को जो है वो कॉर्नर करने का या उस पर अटैक करने का या उसको हेड ऑन लेने का? क्या ऐसा कोई था, कोई आपको नजर आता है कोई वे आउट कि जिस पे ये इस चीजें इतनी इस टर्न पे ना आती जहां हैं आज? The simple answer is no. Neither they have the capacity nor do they have the political and geostrategic will to do that. Taking on Israel is not an easy task and no one is going to do that. Simply, period. लेकिन पॉइंट ये है कि व्हाट वाज बीइंग सेड, ईरान की तरफ से क्या कहा जा रहा था? 30 साल से वो अल कुद्स की आर्मी बना रहे थे, 30 साल से वो वॉर की ड्रम बीटिंग कर रहे थे. तो दैट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ दैम. जैसे आपने कहा, जो हमारे यहाँ जो सादा लोग मुसलमान होते हैं, जो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सेक्टेरियन डिवाइड जो हक का साथ देते हैं, वो ईरान के साथ रैली करते हैं. वो इसलिए रैली करते हैं, वो समझते हैं कि वो उनको जो है वो एक जबरदस्त किस्म का जो है वो रिस्पॉन्स देगा. लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आएगा. उसके लिए इसलिए नहीं आएगा कि ईरान फुल फ्लेज वॉर में जाना नहीं चाहेगा. द डे ईरान स्टेप्स इनटू फुल फ्लेज वॉर, इट विल नॉट बी अ वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान बट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान. एंड दैट इज व्हाट द एंटायर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स, वेदर इट इज द जूइश लॉबी or the American military establishment. It just wants to pull Iran into the war. So having said that, Iran मान नहीं जाएगा. अब बात आ गई दूसरे मुस्लिम ममालिक की, तो nobody is interested in a war with Israel. टर्की का स्टैंड देखिए, इतना यूफोरिक स्टैंड था उसका, लेकिन अब उसका कोई स्टैंड नहीं है उसका. सऊदी अरब हैज नेवर एवर कॉल्ड फॉर अ फॉर्मल कन्फ्रंटेशन विद इजराइल. It has not recognized Israel. It has not been on trade or reconciliation terms with Israel. But at the same time, it wants proactive diplomacy. प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो वहां पे जो उनका जो एजेंडा है वो ये कि जस्ट रोप इन इसराइल with full strength so that they can engage it into constructive dialogue. उसमें वो अमेरिकन को एज देयर allied ally engage करने की कोशिश करते हैं, जो कि वेरी पॉजिटिव स्ट्रेटेजी है as far as रियाद is concerned, but that is also not happening. तो आपका जो सवाल था उसमें था कि ऐसा नहीं है कि दोनों के दिनों को वॉर होगी. इस वक्त जो है either you deal with Israel in a diplomatic manner, for that you have to flex your muscles and you have to convince United States to do that. Until unless you're going to do that, this status quo will prevail for the next 20-30 years. अच्छा, तो ठीक है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि गजा को मुकम्मल तौर पर मिलियामेट करके उसको अपनी इजराइल अपना स्टेट का हिस्सा बना लेगा और उसके बाद वेस्ट बैंक की तरफ पे उन्होंने ऑलरेडी उसमें इंकर्शन शुरू कर दी है? बल्कि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो सड़कें तोड़ रहे हैं और वहाँ भी उन्होंने काफी इस तरह. तो बेसिकली तो मुझे लगता है कि जो नया नक्शा बनने जा रहा है उसमें मेरा ख्याल है फलस्तीन जो है वो नहीं होगा, और जितने फलस्तीनी बच्चे हैं वो शायद वो उनके फिर एक किस्म के वही जो गुलाम बनकर या एक सेकंड सिटीजन बनकर ही रहेंगे. तो अगर इस तरह का एक मिडिल ईस्ट में एक मंजरनामा आता है
तो उसमें आपको लगता है कि टेररिज्म जिसके लिए इतना कुछ हो रहा है कि जी टेररिज्म को हमने ख़त्म कर देना है, और फिर आप इंडिया से देखें जो आवाज़ें आ रही हैं ख़ास तौर पर, वो कह रहे हैं कि एक्सीलेटर पे पाँव रखा है, अब पूरा एक्सीलेटर दबाएँ, यानी कि किसी को छोड़े ही ना। क्योंकि वो समझते हैं कि जी इज़राइल और इंडिया अपने आप को एक जैसा समझते हैं, इंडिया समझता है हम इज़राइल की तरह। इज़राइल तो ख़ैर क्या समझेगा? तो अब वो टेररिज्म का जो एक हवा है और जो भूत है, जो इन्होंने खुद ही उसको बनने के मौके जो फराहम करते हैं, तो डू यू थिंक विद द emergence of Israel that monster will finally be buried somewhere और खत्म हो जाएगा? नो, अगेन इट इज नॉट लाइक दैट। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि इस वक्त इसराइल इज एट द वर्ज ऑफ एनिलेटिंग गजा। गजा को उन्होंने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। आउट ऑफ द 2 मिलियन पॉपुलेशन 1 मिलियन डिस्प्लेस्ड हो चुकी है, और जो 1 मिलियन है वो भी गजा के 10 to 15% ऑफ लैंड मास में बहुत ही वेल एंट्रेंच किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही है। वो इजिप्ट जा नहीं सकते, वो सिनाई डिजर्ट्स में रह नहीं सकते, जॉर्डन में वो वेलकम नहीं है, सीरिया और लेबनान वो जा नहीं सकते। तो इस तरीके से इसराइल हैज completely occupied whatever was once Gaza and West Bank, जो कहते थे ना कि so called enclaves of Palestinian Muslims, वो अब नहीं रहा है। वो 80% वो खत्म हो चुका है, और यही नया स्टेटस को है। और इसमें मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो पैलेस्टीनियन के डिप्टी हेड ऑफ मिशन है मिस्टर नादिर अल तुर्क, उन्होंने बहुत कन्विंसिंगली एक बाकायदा मैप उन्होंने मुख्तलिफ ओकेशंस पर डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 से लेकर आज तक किस तरीके से इसराइल जो है बहुत ही स्लो पेस पे, जैसे स्नेल स्पेस पे ऑक्युपाई करता है। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन वंस बिफोर 1917। अब वो जो है वो कहीं एक छोटी सी जो है ना ब्लू स्ट्रिप रह गई है ऑफ हार्डली 340 to 350 स्क्वायर किलोमीटर की, जिसे गजा और थोड़ा सा वेस्ट बैंक कहा जा सकता है। इसके अलावा द एंटायर पैलेस्टीनियन लैंड हैज बीन एनक्रोच्ड बाय इजराइल, and with might on their side, with international diplomacy on their side, with United States on their side, and with the persistent weakness of Muslim states, there is nothing like that is going to undo in the near future. अब आपका सवाल आता है जो आपने टेररिज्म के हवाले से किया। देखिए, इसराइल के इस एक्ट ने जहां एक तरफ तो उसको एम्बोल्डन करके हेजेमोनिक डिजाइन दे दिए, लेकिन वहां इसराइल विल ऑलवेज रिमेन एट द रिसीविंग एंड, क्योंकि जो नॉन स्टेट एक्टर्स मिडल ईस्ट में, स्पेशली इराक में, इराकी शियास, इराकी मिलिशियास, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, सेम इज द केस विद सीरिया, सेम इज द केस विद हौतीज, लबनान, हिजबुल्ला। हालांकि हिजबुल्ला इस वक्त डिफेंसिव है, लेकिन उनको रीग्रुप करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बिकॉज दे इट इज इन द डीएनए टू रीग्रुप, and they are quite capable of regrouping themselves. And Iran is not going to let loose that strategic asset of Hezbollah. वो रीग्रुप करेंगे, वो दोबारा आएंगे। तो इसमें टेररिज्म जो है वो दुनिया में बड़ा है। अब चाहे वो इंडिया ये समझे या इसराइल ये समझे कि बाई यूज ऑफ स्टेट फोर्स ये इस चीज को एलिमिनेट किया जा सकता है, इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। चाहे वो पैलेस्टाइन हो या वो कश्मीर हो या कोई और दुनिया का कोई भी ऐसा जो मतलब वेंडेटा रिडन रीजन होगा, वहाँ ऐसा नहीं होगा। लेकिन टेररिज्म दुनिया में परवान चढ़ेगी, और जो न्यू वेव ऑफ टेररिज्म है वो बहुत डेडली होगी। एंड द वेस्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल विल बी ऑन द रिसीविंग एंड। दिस इज व्हाट द वेस्ट शुड स्ट्रांगली रिकंसिडर, दैट देयर पॉलिसीज ऑफ एम्बोल्डनिंग इजराइल इज पुशिंग द मुस्लिम वर्ल्ड एट द ब्रिंक। अच्छा, हमने जो देखा कि इजराइल ने जिस तरीके से बैनुल अक़वामी जितने कवानीन थे, रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, ट्रीटीज थी, हर चीज़ को जो है उन्होंने मतलब इसे कहते हैं ना वो बिल्कुल मतलब किसी की परवाह किए बगैर उनको उसने ना किसी की सुनी, मतलब उन्होंने कहा कि जी हम डिटर्मिन करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ क्या होगा, हम डिटर्मिन करेंगे कि इजराइल ने कौन सा रूल मानना है, कौन से रूल को नहीं मानना। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके लिए भी उन्होंने कहा कि जी ही इज अनवेलकम ओवर हियर, और उनके खिलाफ भी उन्होंने एक कैंपेन चलाई। जो उनके खिलाफ बात करता रहा, उन्होंने कहा कि जी ये इजराइल के दुश्मन है, और फिर हॉलोकास्ट को जिस तरह से वो दोबारा से हर दफा जिंदा करते हैं। ऐसे में इश्तियाक साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अब आपने देखा इंडिया का भी एक छोटा सा उन्होंने शुरू किया था, लेकिन वो कहते हैं ना टू निप द इविल इन द बड, उसको तो खैर दुनिया ने फौरी तौर पर ही उनको बंद कर दिया। क्या ये नहीं हो सकता कि आप कनाडा में जाकर तो घर में घुसकर मारेंगे, जो उनका एक नैरेटिव था कि हम घुसकर मारेंगे, वो तो उनका बैठ ही गया।
कि उन्होंने नजर के साथ जो किया, पन्नू के साथ किया, तो अमेरिका और मेरा ख्याल है वेस्ट डजंट वांट इंडिया टू बी एट दैट स्टेचर कि वो। लेकिन फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि इस तरह तो कोई भी मुल्क उठेगा और वायोलेट कर दे, कोई ताकतवर मुल्क जो है वो उठे और कहे कि जी मैं तो, हम तो, मतलब कौन सी प्रेसिडेंट सेट हो रही है इसके बाद किस तरह से ये चीजें चलेंगी। अभी भी लोग कह रहे हैं कि जी अगर अमेरिका पाकिस्तान की हदूद क्रॉस करके अब उसामा बिन लादेन को मार सकता है, तो इंडिया कहता है कि हम जाकर नज्जर को क्यों नहीं मार सकते, मतलब आप कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इट्स अ पावर पॉलिटिक्स वर्ल्ड, एंड कंट्रीज लाइक इसराइल दे थिंक फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तो जिसके पास गन होगी, वो जैसे हम कहते हैं ना कि जंगल का कानून, माइट इज राइट, दैट इज देयर इन रियल पॉलिटिक्स, और इसमें कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है। और यूरोप के बिस्मार्कियन एरा से लेकर आज तक जो है वो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स चल रही है। और उसमें जाहिर है, उसमें ये है कि जैसे क्लॉसविट्स ने कहा और जैसे सन त्जू ने कहा, ये पावर पॉलिटिक्स का दौर है। और माओ ने भी ये कहा था कि फ्रॉम द बैरल द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तो बैरल ऑफ द गन एक्सरसाइज कर रहा है। और इसराइल जो है जहाँ मिलिट्रीली स्ट्रांग है, जहाँ डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है, वहाँ इट हैज इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ नॉट रिकॉग्नाइजिंग एनी इंटरनेशनल लॉ। वो इवन के वो ट्रीटीज और वो कन्वेंशंस जिसका वो सिग्नेटरी है, वो उनको भी अपने सेल्फ इंटरप्रिटेशन में रीड करता है। और उसके एग्जांपल आपके सामने आईसीजे है, या कोई भी आईसीजे हैज फाउंड इटसेल्फ of committing genocide, but who cares? Israel doesn't care, United States doesn't give a shit, so and that goes on. तो ऐसी सूरत हाल में ये यही रहेगा कि जो माइट इज पावर, माइट इज राइट का रहेगा, ये उस वक्त तक रहेगा जब तक countries, civilizations do not gather for rule of law at the international fora. And if they do the, देखिए यूनिटी नहीं है ना। अब आप देखिएगा कि इस पूरे एक साल की जो वारदात हुई है, जो अक्टूबर 7 से लेकर आज तक हुई है, उसमें यूनाइटेड नेशंस में एक पॉजिटिव चीज सामने जो आई वो ये कि 193 मेंबर स्टेट्स ने कहा कि फुल मेंबरशिप ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेटहुड होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद हैविंग सेड दैट स्टॉप देन एंड देयर, it didn't graduate। वो जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गया तो वो वीटो हो गया। with veto there, with the world divided into 5 big powers, that is going to be the status quo, and I don't read anything positive as far as any reconciliation is concerned. तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यूनाइटेड नेशन जो है वो वैसे ही मतलब एक मैं ये नहीं समझती कि यूनाइटेड नेशन का कोई रोल नहीं है। हाँ ठीक है, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज में यूनाइटेड नेशन की एक अवेयरनेस का एक पूरा सिस्टम जो है वो है, लेकिन जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो मेरा ख्याल है ये ताकतें, बड़ी ताकतें जो है वही डिटरमिन करती हैं कि देखिए ये यूनाइटेड नेशंस का रोल तो मुस्लिम जेमखाना, सिंध क्लब और कराची प्रेस क्लब से ज्यादा नहीं है, जहाँ से लोग मिल बैठते हैं, बात करते हैं और वो सोशो इकोनॉमिक की बातें हो जाती है। थोड़ी सी उनकी गुडविल देख ली जाती है, थोड़ी उनकी गुडविल देख ली, लेकिन एज फार एज द जेन्युइन एजेंडा ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कंसर्न, that it should have been uniting for peace and to make the world safer from wars. Has that delivered on that count? No. Since 1945 to this date, it has been a full circle of power politics, and this veto decorum as well as the hegemony of big powers has kept the world into haves and have-nots. And this is where the BRICS emerges, this is where the multilateralism emerges, and this is where powers who focus and concentrate on socio-economic development like China, Russia, and other BRIC members, they are now coming at the vanguard and they are trying to challenge the post-Bretton Woods international order. This is where lies a direct threat to Israel as well as the Western hegemony. लेकिन इश्तियाक साहब आप देखिए अमेरिका का भी जो रहा है तरीकाकार वो भी इजराइल वाला ही था ना। मतलब जब आप अफगानिस्तान में जंग हो रही थी उस वक्त भी कितनी ही रिपोर्ट्स आई जो उन्होंने खुद बनाई, इनके अपने अदारों ने बनाई। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, उन्होंने भी इनको इम्प्लीकेट किया अमेरिका को, यहाँ तक कि अमेरिका ने तो उनको मानने से इनकार कर दिया कि हम इसको मानते ही नहीं, इस कोर्ट को। तो ये तो वही तरीकाकार है। और आप इराक की जंग को अगर आप देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल ने मतलब इजाजत नहीं दी थी इन्वेड करने की इराक को, जब उन्होंने कहा था कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो कि बाद में झूठ निकला। उसके बावजूद हिलरी क्लिंटन ने वहां खड़े होकर कहा था कि नहीं जी हम इन्वेड करेंगे, बहुत जरूरी है।
तो ये तो वही एक हमें लगता है कि एक्सटेंशन ऑफ यूएससी है कि भाई आप हर चीज को आप वही करना है जो आपकी मर्जी है। तो ऐसे में मतलब वही हो गया ना कि जो माइट इज राइट वाली बात है, तो ये तो ट्रिकल डाउन भी इसका बड़ा खौफनाक होगा। Obviously it's a jointized world, और from the prism of power देखा जाता है, चाहे वो वियतनाम की वॉर आपके सामने, इंडो चाइना को कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर the policy of creating US hegemony in the South China Sea हो, या navigation of Asia Pacific हो, AUKUS है, ANZUS है, ये सारे पावर ब्लॉक्स ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि इट्स अ क्लियर कट पावर पॉलिटिकल डिवाइड ऑन द कैनवस ऑफ द वर्ल्ड, और उसके होते हुए जो है रियल सेंट्रिक इश्यूज को एड्रेस करना कहीं दूर दूर तक नहीं है, until and unless के the downtrodden world, the Africa, the Asia, they united at some forum and they try to challenge the West on the basis of their trade and socio-economic potential. That's a far cry. Like at the moment, the status quo is one of pathetic disorder world over. अच्छा सर, आखिर में मुझे बताएं जिसे कि अब रूल्स बेस्ड डिसऑर्डर कहा जाता है आजकल, वही है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि ईरान का क्या मतलब आप देख रहे हैं कि ईरान मतलब मुसलमानों को बहुत अभी भी है कि एक टिरनी के खिलाफ अगर किसी ने आवाज हमेशा उठाई है या चले स्टैंस लिया है, तो व्हाट इज कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईरान को उनके अपने ही लोगों ने धोखा दिया, मोल्स थे जिन्होंने बिल्कुल मुसलमानों ने खुद मतलब जो है वो इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है, और वो ये जी, भी खबरें आ रही हैं, लेकिन ये बात क्या बिल्कुल। जी सर। जी जी जी, आप बात मुकम्मल कर लीजिए। तो अब जब इतनी, इसका मतलब है कि डिवीजन विद इन डिवीजन मुस्लिम वर्ल्ड में तो है ही है, तो अब व्हाट इज द व्हाट डू यू थिंक कि अब ईरान का फ्यूचर का लाहे अमल क्या होगा? देखिए, अगर ईरान को गौर से स्टडी किया जाए पिछले 4 डिकेड्स में, 1979 ऑनवर्ड्स, जब से वहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशन आया अंडर रूहुल्लाह मुस्वी अल खुमैनी, तो वो ये कि दे हैव गैल्वनाइज्ड पावर ऑन द प्रिमाइस ऑफ अ फॉरेन फियर। पहले सद्दाम हुसैन और इराक का फॉरेन फियर था, तो उन्होंने इंटरनली अपने आप को कंसोलिडेट किया, स्ट्रॉन्ग किया। उन्होंने जितनी भी हार्श चीजें अपने अंदर इंप्लीमेंट की, वो कैमोफ्लेज हो गई उस फियर की वजह से जो उनके पास इराक की सूरत में था। उसके बाद उन्होंने अमेरिका को अपना बिगेस्ट एनिमी को के तौर पर प्ले करके उन्होंने इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। अब उसके बाद इसराइल का कार्ड पिछले 20-30 साल से चल रहा है, तो इस इसराइल के कार्ड की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड ये समझती थी, और समझने में किसी हद हाथ बचाने भी है कि ईरान जो है वो सोल वॉइस ऑफ द ऑपरेसर है, जहाँ पे तमाम ऑपरेस नेशंस जो है वहाँ पे जमा होंगे और ईरान जो है शायद उनको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन वो पॉलिटिकल साइड ऑफ द थ्योरी है। वो प्रैक्टिकल साइड ऑफ द थ्योरी है कि ईरान कैनॉट टेक ऑन इसराइल, ईरान कैनॉट टेक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, nor can Iran take on even Britain or France in terms of political proactive डिप्लोमेटिक प्रोएक्टिविटी। तो ईरान को अपनी लिमिटेशन में देखना पड़ेगा। अब जाहिर है जो वेल अर्न कंसोलिडेटेड रेवोल्यूशन है वो ईरान उसको थ्रो तो नहीं कर सकता, पहले ही वहाँ इंटरनल इतनी रिफ्ट है, वहाँ जो रिफॉर्मिस्टों की वजह से और वो जो हार्डलाइनर्स के दरमियान जो रिफ्ट चल रही है उसकी वजह से ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन अभी ऑफ लेट ये भी सामने आया है कि एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ ईरान्स मिलिट्री डेकोरम देयर हैव बीन मोल्स एंड स्पाइज, और ये कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े लेवल पे जो लोग ऐसे अनर्थ हुए जिनके बारे में अभी कोई कंफर्म तेहरान ने तो नहीं कहा ऑफिशियली, लेकिन जो एनालिसिस आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि शायद देयर वाज सम लैप्स, सम सीरियस स्ट्रेटेजिक लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द ईरानियन मिलिट्री डेकोरम, जिसकी वजह से वो एयर क्रैश ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, उसी तरीके से कासिम सुलेमानी की का मर्डर जब वो बगदाद गए थे, हसन नसरुल्लाह, इस्माइल हानिया, एंड नाउ इवन याहियास एक्सटर्मिनेशन, जो कि नए लीडर हमास के उभर के आए थे। ये इस बात को साबित करता है कि ईरान जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला कवर इन द सोशियो साइकोलॉजिकल सेंस देना चाहता है उस मुस्लिम वर्ल्ड को या उन लोगों को जो स्ट्रगल करना चाह रहे हैं इस हेजिमनी के खिलाफ, वो अभी तक जो है एक थ्योरी की तरह की है और वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, वो रियलाइज नहीं हो सका है। लेकिन यहाँ पर ईरान को यकीनन अपनी
सॉवरेनिटी और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखना पड़ेगा बिफोर फाइनली डिसाइडिंग टू थ्रो इन द टॉवल। चले, थैंक यू वेरी मच इश्तियाक साहब, आपने बहुत ही वाकई बहुत ही अच्छा एक बताया है फ्यूचर के हवाले से भी, प्रेजेंट के भी, और कहाँ कहाँ गलतियां हुई और कौन सी जो एरियाज हैं जरूरत इसी उनको बात की है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, डीप इंट्रोस्पेक्शन करें, और मुस्लिम वर्ल्ड बजाय इसके कि चेस्ट थंपिंग के वावेला करने के अलावा उसके आगे जाए और अपने रियल स्ट्रेंथ्स को देखकर जो है ना, ट्राई टू कम अप विद अ वेरी असल रियलिस्टिक बात तो ये है इश्तियाक साहब, मैंने जो ऑब्जर्व किया है और बड़ा बुरा, आप भी मेरे साथ साथ देंगे, मैंने मुसलमानों के अंदर देखा है कि दे फील अपोलोजेटिक बीइंग अ मुस्लिम, एक अपोलोजेटिक हमारा एटीट्यूड है। हम मुसलमान होने पे फख्र नहीं महसूस करते, बल्कि हम अपने ही मजहब में भी खामियां ढूंढ रहे होते हैं, कभी हिंदू को खुश कर रहे होते हैं। उनका अपना रिलीजन है। देखिए, एक बीइंग ए हिंदू आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ आ सकती जो इस्लाम की है। उसमें बीइंग एक जुमले में हमें आपने जो बहुत कहा, उसके एक जुमले में मैं ये कह सकूंगा कि विदाउट स्ट्राइविंग फॉर इंटरनल यूनिटी हम हमेशा किसी मसीहा के इंतजार में रहते हैं कि कोई मसीहा के, सलाउद्दीन अयूबी आ जाएगा, कोई टीपू सुल्तान आ हाँ, जाएगा, और लेकिन वो जो है हमें हमारा हमारा नजात दहिंदा बन जाएगा। हमारा हमें हमारी इंटरनल अपोलोजेटिक स्ट्रेंथ में वो नहीं। जो हमारा अपोलोजेटिक है ना, कि हमें शर्म आती है मुसलमान होने में। हम हमें इतना ज्यादा बम्बार्टमेंट करके टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म, और उसकी इतनी ज्यादा वो नैरेटिव इतना कर दिया हुआ है कि मुसलमान समझते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, तो वो मुसलमान मतलब एक खिचड़ी बन गया हुआ है। हर मुसलमान को आप देखें, उसके अंदर कुछ 6-7 मजहब है, 6-7 रवायात है, 6-7 कल्चर है, और वो एक लिबरल की शक्ल भी है उसके अंदर पता नहीं क्या क्या, कभी कुछ निकल के आ जाता है, कभी कुछ, मतलब कोई एक। और मैंने ज्यादातर अपोलोजेटिक देखे हैं कि भाई सफाइयां पेश कर रहे होते हैं कि जी नहीं, आई मीन जैसे एक फॉर्म में मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता था इंडियंस और हिंदूज को देखे तो वो बड़ा अपना पोजीशन लेते हैं बीइंग अ हिंदू, दे फील प्राइड कि इंटरनल हाँ जी हमारा। आपने सही कहा, इंटरनल कैथारसिस की जरूरत है, डीप इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, एंड until unless we take some strong lessons and agree that we have blundered, जी जी, nothing is going to change. नथिंग गोइंग टू हैपन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अस्सलाम वालेकुम। Thank you. थैंक यू।